आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर सेल का, जिसमें आपको सबसे पहले बताया गया था सेल होता क्या है। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, बताया गया था। और जो है बताया गया था कि सेल को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया। सेल की, इसके अलावा सेल की टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन किया गया। इसके बाद आपको ये बताया गया कि सेल जो होते हैं डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं। ठीक है, यानी कि हर सेल जो होता है, किसी भी ऑर्गन का सेल, उनके स्ट्रक्चर भी अलग होगा, उनकी जो होते हैं साइज में भी फर्क होता है। ठीक है, इसके लिए मुख्तलिफ, जैसे आरबीसी होते हैं, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। दूसरे जो होते हैं नर्व सेल है, इनका साइज बड़ा होता है। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रिच के एग की बात की गई कि ये जो होता है इसका साइज और ज्यादा बड़ा होता है। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा। ठीक है, आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 73। 73 पेज नंबर ओपन कर लीजिए, जिसमें आपका टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट फंक्शन। यानी कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, इसमें जो होते हैं मुख्तलिफ जो होते हैं वो फंक्शंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जो हमारे जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी एक फंक्शन को देखें पहले, जैसे कौन सा फंक्शन की बात हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जैसे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है कि फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, यानी कि जो कुछ हम खा रहे होते हैं तो उसको जो हो रहा होता है वो डाइजेस्ट करने का काम कर रहा होता है। अब इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। चंद को मैं लिखूंगी जिस तरह कि आपका ये डाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, माउथ है, माउथ में क्या चीज मौजूद है, टीथ है, आपकी टंग है, आपका सलाइवा, ये सब कुछ आपको फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा जब ये फूड माउथ से आपके अंदर जाती है तो कहाँ, जैसे ऑसोफेगस में जा रही है, स्टमक आपका इन्वॉल्व हो गया इसमें। इसके अलावा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गन जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि जब मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, यानी कि आपका माउथ है, टीथ है, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसके अलावा और भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन है, लेकिन काम क्या है उनका, फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इतनी डाइजेस्ट करना कि वो आपके जो है वो ब्लड में शामिल हो जाए, आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, पूरे आपके और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये जो पूरा काम जो कर रहा होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, डाइजेस्ट कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है इसको। तो सारे के सारे ऑर्गन जो है वो मुख्तलिफ अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेन मकसद इनका एक ही हो रहा होता है। ठीक है, अब ये होता है कि व्हाट आर द ऑर्गन मेड अप ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ऑर्गन जो होते हैं वो बने की चीज के होते हैं। ठीक है, जैसे स्टमक दरअसल किस चीज से, मसल से बना हुआ है। ठीक है, ये एक मसल्स क्या कर रही होती है, दरअसल हेल्प कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में ऑफ स्टमक को, कि फूड को मिक्स करने में मदद दे सके। ठीक है, सारा मसल्स का बना हुआ है, फूड को मिक्स कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, एपिथेलियल ग्लैंड भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों सिक्रिएट कर रहे होते हैं, जूसेस का काम क्या होता है, ताकि फूड को ब्रेक
यानी कि स्टमक जब आपके फूड अंदर जा रहा है तो स्टमक के अंदर की तरफ जो उसकी स्टमक की अपनी लाइनिंग है वो उसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ताकि क्या हो रहा होता है, ताकि फंक्शंस को परफॉर्म करने में इसको हेल्प दे सके, ठीक है, यानी कि फूड को सॉल्व करने में हेल्प दे सके। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है, यानी कि आपको पता है कि जब सेल्स जो एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं। अब ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मसल्स के टिश्यूज होते हैं, दरअसल ये क्या है, सेल के ग्रुप को कहा गया है, ठीक है, सेल के ग्रुप को कहा गया है, यानी कि सेल जो एक जैसे काम कर रहे होते हैं, सेल वो एक जैसे फंक्शन करने वाले वो क्या बना रहे होते हैं, टिश्यू बना रहे होते हैं। जिस तरह मैं स्टमक की बात कर रही हूँ कि सेल जो एक जैसे सेम टाइप के सेल्स होंगे बहुत सारे, तो क्या मिलके बना रहे होंगे, टिश्यू बना रहे होंगे, ठीक है। अगर और ये टिश्यू जो उनके किसी भी चीज का वो क्या बन रहा होता है, ऑर्गन बन रहा होता है, ठीक है। जैसे कौन सा ऑर्गन की बात हो रही है, जैसे अभी बात हो रही है, जैसे स्टमक है, ठीक है, इसके जो सारे के सारे जो टिश्यूज हो रहे होते हैं वो क्या हो रहा होता है, यानी कि सेल को मिलने के बाद टिश्यू बन रहे हो, ये जो है फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे होते हैं। अब दूसरा अगर हम फंक्शन देखें तो है रिस्पॉन्स टू चेंजेस। रिस्पॉन्स टू चेंजेस, ठीक है। अब किस तरह जो होता है कोई रिस्पॉन्स, यानी कि आपके कौन कंट्रोल कर रहा होता है आपकी एक्टिविटीज को, ब्रेन, इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड, इसके अलावा मुख्तलिफ नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी में जो है वो फैली हुई है, ठीक है, यानी कि ये क्या काम कर रहा होता है, आई रिस्पॉन्स टू चेंज। अगर कोई आपको मैसेज मिलता है नर्व्स के जरिए तो फिर क्या होती है, आपकी जो है एक्टिविटी उसी के हिसाब से हो रही होती है, उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है, यानी कि नर्व्स जो होती है वो क्या है, आपको मैसेजेस को लेकर जाती हैं ब्रेन तक, और वापस जो है वो लेकर आ रही होती हैं कि आपको अब करना क्या है। तो इसमें आपका जो इन्वॉल्व हो रहा है ऑर्गन, मेन ऑर्गन जो है वो है ब्रेन है, यानी कि वो एक जैसे सेल से मिला हुआ है जिसको टिश्यू कहा गया है, यानी कि टिश्यू मिलकर जो एक जैसा काम कर रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गन बन गया, ब्रेन का, ठीक है। और उससे अटैच मुख्तलिफ ऑर्गन है जो भी ये वो भी यही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी जो बॉडी में ब्रेन से जा रही है और पूरी नीचे वर्टिब्रल कॉलम तक, और फिर उससे मुख्तलिफ नर्व्स निकल के पूरी बॉडी में फैली हैं जो आपकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड फंक्शन पे आए तो है आपका वॉकिंग एंड मूवमेंट। वॉकिंग एंड मूवमेंट यानी कि आप जो है चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो इसमें जो है मुख्तलिफ ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, आपके बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, ये ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके चलने फिरने की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जो टॉपिक आपका आ जाता है वो पेज नंबर 74 पे आ जाइए आप। अब इसमें आपका है सेल का स्ट्रक्चर की बात होगी कि सेल का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप देखिएगा कि हम पे बता रहे हैं कि डायग्राम दी हुई है कि चिक सेल की डायग्राम दे दी है जो आपके फेस में यानी जो चिक में मौजूद होते हैं, पैरामीशियम की जो उन्होंने पूछा है कि इसमें आपको जो है कौन से जो है नजर आ रहे हैं, कॉम्पोनेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको जो आज समझने के लिए सबसे
ही समझना पड़ेगा कि सेल में होता क्या क्या है, कौन से मेन जो होते हैं कंपोनेंट मौजूद होते हैं। तो सेल की अगर बात की जाए तो सेल के जो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं फंक्शनल। कौन कौन से होते हैं? अगर पार्ट्स की बात की जाए कि सेल के अगर हम पार्ट्स को देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल वॉल। इसके अलावा सेकंड साइटोप्लाज्म, नंबर थर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये 3 मेन पार्ट्स हैं, फंक्शनल पार्ट्स किसी भी सेल के होते हैं। ठीक है, अब सेल स्ट्रक्चर में बात करते हैं। सबसे पहले जो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, आगे ये मैं डायग्राम बना रही हूँ जिस तरह, अगर मैं सबसे पहले बनाती हूँ जिस तरह सेल एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल में द आउटर मोस्ट लेयर, ये जो मैंने बनाई है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम देखें मैं बनाऊं प्लांट सेल की। ठीक है, जब ये प्लांट सेल की डायग्राम, और प्लांट सेल में क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल। यानी कि जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल। ठीक है, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। अच्छा, इसको सेल मेम्ब्रेन के अलावा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक ही नाम है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का ही है, कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, सेल वॉल कहलाती है। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर की तरफ जो है एक और लेयर मौजूद होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, यानी कि प्लांट सेल में दोनों मौजूद होगी। ये वाली जो अंदर की बनाई है इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, जैसे इसमें सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होती है। अच्छा, ये तो सिर्फ अभी आउटर मोस्ट लेयर की बात हुई है। ठीक है, अब अगर हम इसमें यहाँ पे देखें कि ये किस बनी हुई किससे होती है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज की बनी हुई होती है, तो सेल वॉल जो होती है, ये जो होती है सेल वॉल जो होती है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और अच्छा है कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है, इसके अगर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरीके से होता है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से कंपोनेंट इसमें होते हैं, जैसे होता है लिपिड। ठीक है, लिपिड किस
इस तरह दी गई है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये बाय लेयर 2 लेयर्स होती हैं इसकी, ठीक है। कैसे होती है, यानी कि अगर ये एक लेयर मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद होंगे ये लिपिड के सेल्स, और यहाँ पे भी ये जो है मौजूद होंगे, और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है इसका फिल हुआ होता है। यानी कि होती तो ये सिंगल है, लेकिन अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट नजर आएंगे कि किस किस से बनी हुई है। एक तो होती है ये लिपिड की, ठीक है, लिपिड्स के सेल्स होते हैं जो कि पूरे यहाँ पे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा इसमें और क्या चीज मौजूद होती है, इसमें प्रोटीन के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। और इसको कहा गया है कि ये क्या लिपिड्स के सेल्स के ऊपर जो होते हैं तैरते हुए होते हैं, यानी कि इस तरह लगता है जैसे कि आइसबर्ग जो है वो सी पर तैर रहे, यानी कि बर्फ के अगर पीस हो और वो समंदर पे तैरता हुआ नजर आए, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो इसके ऊपर इस तरह नजर आती हैं कि वो यहाँ पे फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। ये जो है वो किस चीज की है, ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को शो किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ यही दो नहीं होती हैं एनिमल सेल के, बल्कि 5 डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं यहाँ पे कंपोनेंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, यानी कि उसके भी सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है ग्लाइकोलिपिड, और इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इस तरह शो की, ये पूरे इस तरह के डिफरेंट इन्होंने स्ट्रक्चर बताए इसको। और ये हर जो है यहाँ पे फिल हुआ होता है, यानी कि एक लाइन इसकी जा रही है, इधर जा रहे हैं, इसमें ये ग्लाइकोलिपिड्स के जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के मौजूद है। ठीक है, ये सारे जो होते हैं इनसे मिलकर जो है वो सेल मेम्ब्रेन बन रही होती है, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन बनती है ये जो किस तरीके की होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, ठीक है। यानी कि इसको क्या कहा जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि इसमें में से कुछ पार्टिकल्स अंदर आ सकते हैं, यानी कि ये मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये दरअसल क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ पार्टिकल, यानी कि इसमें पोर्स मौजूद होते हैं, बहुत ही बारीक पोर्स मौजूद होते हैं जो कि कुछ मटेरियल को अंदर आने देते हैं। सारे के सारे जो है वो मटेरियल इसमें यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर जो है प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल भी जो होते हैं 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जिस तरह एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, इसी तरह जो है प्लांट सेल की में भी जो होती है सेल वॉल जो होती है 3 डिफरेंट लेयर से मिलकर बनती है ये सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो होती है उसमें कौन कौन से जो होती हैं जिनसे ये मिलकर बनती है, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है प्राइमरी सेल की, ठीक है। इसके दरम्यान में जो मौजूद होंगे, जो सेल मौजूद होते हैं, ये जिस लेयर होती है ये कहलाती है ग्लूई पेक्टिन लेयर। और इसके अलावा
एक और लेयर मौजूद होती है जिसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि इसमें 3 लेयर्स हो गई, इसको भी यहाँ पे सेल वॉल ही कहा जाता है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और जो मौजूद होती है बीच में ये ग्लोई पेक्टिन लेयर होती है, जिससे मिलकर क्या चीज बन रही है, ये इसकी बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल जो होती है ये बनती है। ठीक है, और अगर हम अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन इनका क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा या सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा। तो सेल मेम्ब्रेन का तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल होती है कि कुछ मटेरियल को अंदर आने देती है, सबको नहीं। और सेल वॉल की जहां तक बात की जाए तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल, और क्या करते हैं इसको शेप देता है। ठीक है, प्लांट को वो शेप देता है, और जो होती है इसी वजह से ये रिजिड भी होते हैं। ठीक है, एक खास जो होती है इनकी शेप होती है, और ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं। किस चीज की प्रोटेक्शन का, कि जैसे इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड है, या इन्वायरमेंटल को स्ट्रेस है, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम हो रहा होता है ये सेल वॉल कर रहा होता है। ठीक है, ये तो अभी बात हो गई सेल स्ट्रक्चर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर की। मैंने आपको बताया था सेल स्ट्रक्चर के जो 3 मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, और उसमें सेल प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट लेयर, और इनर जो होती है सेल मेम्ब्रेन। ये तो फर्स्ट हो गई। इसके बाद भी इसमें और भी कुछ मटेरियल मौजूद होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है कुछ फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, फ्लूइड मौजूद होता है, इस फ्लूइड को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह प्लांट सेल में भी ये फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको यहाँ पे भी यही नेम दिया जाता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, ये इसमें भी साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसमें जो है और मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट मौजूद होते हैं, जो इसको आगे मैं डिस्क्राइब करूंगी लेक्चर्स में। अभी के लिए सिर्फ आपके सिर्फ जो मैंने नेम लिखे थे सिर्फ मैं उनको बता रही हूँ। सेल मेम्ब्रेन तो डिटेल में हो गई, और सेल वॉल भी, लेकिन जो इसके अंदर का है कि साइटोप्लाज्म के बारे में। और इसके बाद इसमें एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होता है, और प्लांट सेल में जो होते हैं ये न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस, और इसमें और भी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह सब मौजूद होते हैं, जिनका जिक्र जो है मैं आगे बताऊंगी। अभी सिर्फ इसके सेल के स्ट्रक्चर के लिहाज से नंबर 1, 2 और 3 इनमें यानी कि क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, जो मेन फंक्शनल पार्ट कौन से होते हैं सेल के, वो सिर्फ मैंने अभी बताए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका आगे आएगा तो उसमें जो है आपका थोड़ा और डिटेल से हो जाएगा, जिसमें कि न्यूक्लियस वगैरह और जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यहाँ तक के जो टॉपिक आपका था वो यहाँ तक ही का था। आज जो मैंने एक्सप्लेन करना था सेल स्ट्रक्चर के 3 मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्लास अब जो है होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन 4 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था डिफाइन सेल था, और सेकंड था व्हाई सेल कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड क्वेश्चन आपको करवाया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और फोर्थ था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपके जर्नल के थे जो मैंने कहा था आप जर्नल में लिखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में
कि एक एक्टिविटी थी और कुछ ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे जो मैंने कहा था आपने बुक में ही सॉल्व करने। वो ये एक तरह से देखने के लिए दिए गए थे कि जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया है तो वो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। वो बुक में ही रहने दीजिएगा, वो जर्नल में नहीं करना। मैंने उस वक्त भी आपको क्लियरली बताया था, आज दोबारा बता रही हूँ। सिर्फ क्वेश्चन 4 तक आपके रजिस्टर में होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आज मैं दे रही हूँ आपको। नेम द 3 मेन फंक्शनल पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर भी आप देख लीजिए। आंसर में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, ये आपकी सेंटर हेडिंग हो जाएगी, पार्ट्स ऑफ अ सेल। इसके बाद आपने लिखना है देयर आर फॉलोइंग 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। ठीक है, यह आपका जो है पहले एक लाइन लिख लेंगे। इसके बाद नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, स्लैश डाल के लिखिएगा सेल वॉल। सेकेंड साइटोप्लाज्म। थर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है। ये क्वेश्चन 6 है। अच्छा, इसका जो आंसर है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, पेज में लिखा हुआ है, उस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, इसका आंसर जरा डिटेल में है थोड़ा, तो मैंने इसको पेपर में लिखा, वो अभी आपको शो कर रही हूँ। ये आपने यहाँ से करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आज के। कौन से? 5 और 6। क्लास ये देख लीजिए, अपना जो है आंसर नंबर 6 जो आप लिखेंगे, 5 करवा दिया है। ठीक है, 6 है राइट डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आपने डिफरेंस के लिए हमेशा लाइन ड्रॉ होती है, सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड पर सेल वॉल की हेडिंग, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेंटर में डेफिनेशन की हेडिंग। ठीक है, इधर सेल वॉल की, फिर इधर सेल मेम्ब्रेन, फिर केमिकल कंपोजिशन की हेडिंग, इधर सेल वॉल का, इधर सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये यहाँ पे कंप्लीट होगा, ये देख लें। ठीक है, ये आपका जो है थर्ड हेडिंग देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर है, इसको डिफाइन कीजिएगा। इसके बाद फंक्शन है, इसको डिफाइन कीजिएगा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे तो आपका आंसर नंबर जो है वो 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। 5 और 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग चैप्टर है इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।